हेलो बच्चों, क्लास 12 का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है सबसे पहले उसे समझेंगे और उसके बाद फिर आगे की बातें। नॉर्मली हमने देखा है कि किसी भी वस्तु में परमाणु होते हैं और परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश माना जाता है और प्रोटॉन पर धन आवेश। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, अर्थात जितने धन आवेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश होते हैं। इसलिए कोई भी वस्तु, कोई भी परमाणु जो होता है वो वैद्युत उदासीन होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। अब अगर किसी वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएं या उस वस्तु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और कहा जाता है वस्तु आवेशित हो गई। ठीक है, मतलब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, या वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, वस्तु आवेशित कहलाती है। आवेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हमें याद रखना है। रिगार्डिंग चार्ज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, आवेश अदिश राशि है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि है, ये धनात्मक भी हो सकती है, ये ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। दूसरी बात, मुख्यतः दो प्रकार के आवेश होते हैं। एक होता है धन आवेश। अगर किसी वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उस वस्तु पर धन आवेश आ जाता है, अर्थात अगर वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो उस वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया में वस्तु का द्रव्यमान भी कुछ कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। ठीक। दूसरा होता है ऋण आवेश। अगर किसी वस्तु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए, तो उस वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, इसलिए उस वस्तु के द्रव्यमान में भी कुछ वृद्धि हो जाती है। करेक्ट। तीसरा पॉइंट है आवेश का मात्रक। कई सारे मात्रक होते हैं, मुख्यतः 3 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एक होता है कूलाम। एमके सिस्टम में सामान्यतः यही वाला मात्रक यूज किया जाता है, कूलाम। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, उसी तरह से आवेश का मात्रक एमकेएस में कूलाम। दूसरा होता है स्टेट कूलाम सीजीएस में। जैसे लंबाई का मात्रक, दूरी का मात्रक सीजीएस में सेंटीमीटर है, उसी प्रकार से आवेश का मात्रक होता है सीजीएस में स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम कहो या फिर बोला आता ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, सीजीएस में। तीसरा होता है एब्सोल्यूट कूलाम, EMU, इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट, या फिर कहा जाता है AB कूलाम। ये एक स्पेशल यूनिट है। ठीक है। अब कन्वर्जन, इस तरह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसी तरह से इसमें भी कन्वर्जन होता है। 1 कूलाम में 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम और 1 कूलाम में 10⁻⁻⁻1 एब्सोल्यूट कूलाम, करेक्ट। चौथा पॉइंट है आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जिसमें भी द्रव्यमान होगा उसी पर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, और जिसमें द्रव्यमान होता है उसको हम पदार्थ बोलते हैं। तो जो पदार्थ है, जो मटेरियल है जिसमें द्रव्यमान है, उसी को चार्ज किया जा सकता है, उसी पर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। जो मटेरियल नहीं है, जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है, मास नहीं होता है, उसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे सुना होगा कि एक्सरे पर कोई आवेश नहीं होता है। अब बोला जाए क्या एक्सरे को आवेशित किया जा सकता है? बोलेंगे नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सरे में कभी द्रव्यमान नहीं होता है, एक्सरे में कोई मास नहीं होता है, एक्सरे इज नॉट ए मटेरियल। उसी तरह से अल्फ़ा को पढ़ा होगा, धन आवेश, बीटा पर ऋण आवेश, गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। क्या गामा को आवेशित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसमें भी कोई द्रव्यमान नहीं होता है, वो कोई पदार्थ नहीं है। उसी तरह से फोटॉन को भी आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो एक्सरे, गामा रेज, फोटॉन को आवेशित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है, यह मटेरियल नहीं है। पांचवा पॉइंट है आवेश संरक्षित रहता है। जिस तरह से पढ़ा होगा हम लोगों ने कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से आवेश भी संरक्षित रहता है। किसी भी विलगित निकाय
आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जिसका किसी से कोई कनेक्शन ना हो, उसका कुल आवेश संरक्षित रहता है, कुल आवेश नियत रहता है। मतलब कुल धन आवेश नहीं, कुल ऋण आवेश नहीं, कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसका मतलब ये भी होता है कि ना तो हम आवेश को नष्ट नहीं कर सकते हैं, ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। तो आवेश संरक्षित रहता है, इसका क्या मतलब है कि ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र जरूर कर सकते हैं। करेक्ट, याद रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 6th, आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा को Q से शो करते हैं। वो फार्मूला होता है प्लस माइनस NE, या फिर आवेश की मात्रा लिखो बिना चिन्ह के, तो मॉडुलस ऑफ Q बराबर NE, या N बोला जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, और E होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब किसी वस्तु पर कम से कम कितना आवेश हो सकता है, न्यूनतम आवेश क्या हो सकता है, वो देख सकते हैं हम लोग। क्योंकि आवेश की मात्रा Q बराबर NE है, न्यूनतम आवेश के लिए N, इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूनतम मतलब कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, या कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन बाहर से ला कर रख सकते हैं। तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो, एक या एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, इससे कम तो नहीं हो सकता। आधे इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है, 1। जब n का मान 1 है तो आवेश की मात्रा भी कम से कम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो Q मिनिमम कितना हो गया, n की जगह 1 रखो, E का मान रखो 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो कम से कम किसी वस्तु पर कितना आवेश हो सकता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इससे कम नहीं हो सकता है। इसी को हम मूल आवेश कहते हैं। बोला जाए मूल आवेश क्या है तो याद कर सकते हो, किसी वस्तु पर कम से कम आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। 7वां पॉइंट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि किसी वस्तु को जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते हैं, निश्चित आवेश ही दिया जा सकता है, जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते हैं। जैसे कि Q बराबर NE है, N का मान क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 2.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकते हैं। तो N का मान 1, 2, 3, 4, 5 है, इस तरह से हो सकता है। तो आवेश की मात्रा कितनी हो सकती है, 1E, 2E, 3E, 4E मान रखोगे तो आवेश की मात्रा क्या क्या संभव है, 1.6 × 10⁻19, 3.2 × 10⁻19 कूलम, 4.8 × 10⁻19 कूलम। इसका मतलब कि निश्चित आवेश ही उत्पन्न किया जा सकता है। करेक्ट। 8वां पॉइंट है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी आवेश की गति के कारण आवेश की मात्रा पर कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब आवेश रुका हो या चल रहा हो, आवेश की मात्रा नहीं बदलेगी। गति के कारण द्रव्यमान बदल जाता है, लेकिन आवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 9वां पॉइंट है किसी चालक को आवेश दें तो उसका सारा का सारा आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर पहुंच जाता है। संपूर्ण आवेश कहाँ पहुंच जाएगा, बाहरी पृष्ठ पर, चाहे वो खोखला चालक हो या ठोस। 10वां, किसी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। नंबर 1, घर्षण द्वारा। घर्षण का मतलब क्या है कि अगर 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ दें तो हो सकता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु में चले जाएं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर आ जाएगा धन आवेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से घर्षण द्वारा हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा होता है चालन द्वारा, बाई कंडक्शन। अब चालन का मतलब क्या है, देखिए चालन द्वारा आवेश उत्पन्न करना है। मान लो हमने कोई वस्तु ली A, इस पर कोई आवेश नहीं है, नो चार्ज। अब इसको आवेशित करना है, तो इसको आवेशित करने के लिए या तो हम किसी दूसरी वस्तु से रगड़ दें, बट रगड़ना नहीं है, क्या करें फिर, इसके संपर्क में या इसके साथ कोई दूसरी वस्तु जिस पर आवेश है उसको तार से जोड़ दें। तो मान लो हमने कोई आवेशित वस्तु ली B, इसको A से तार से जोड़ दिया। अब जैसे ही हमने A से तार से जोड़ा तो B से कुछ आवेश निकल कर A में जाने लगेंगे।
और तब तक आवेश बी से ए में जाएंगे जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएगा। पोटेंशियल की बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बी से आवेश निकलेंगे और ए में चले जाएंगे। तो थोड़ी देर तक हमने संपर्क में रखा, बी से कुछ आवेश निकल कर ए में चले गए, फिर तार हटा दिया, बी पर कुछ आवेश रह गया, ए पर कुछ आवेश चला गया, उसके बाद बी को हमने फेंक दिया, ए बचा रहा। ए पर कैसा आवेश आ गया? धन आवेश। शुरू में ए पर कैसा आवेश था? कोई आवेश नहीं। अभी कितना आवेश आ गया? प्लस का आवेश आ गया। कितना आ गया ये नहीं बता सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तीसरा है प्रेरण द्वारा, बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या होता है? इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। मान लो कोई वस्तु हमारे पास है ए, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। अब इसको चार्ज करना है, इसको आवेशित करना है। तो इस वस्तु के पास हमने कोई ऐसी वस्तु रखी जिस पर धन आवेश हो या ऋण आवेश हो। मान लो हमने धन आवेश वाली वस्तु रखी, इसको रगड़ना है, इसके साथ रगड़ना नहीं है, ना ही तार से जोड़ना है, केवल पास में रख दो। जैसे हमने बी वस्तु पास में रखी तो ए वस्तु के पास वाले हिस्से पर विपरीत आवेश आ जाएगा। ये धन है तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा? माइनस का। और दूर वाले हिस्से पर समान आवेश आ जाएगा। ये धन है तो कैसा हो गया? धन। क्या कहा हम लोगों ने कि ए वस्तु के पास बी हमने वस्तु रखी जिस पर धन आवेश था, तो ए वस्तु के पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा और दूर वाले सिरे पर समान आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस। इस घटना को बोलते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण, ठीक है। उसके बाद हमने ए का जो दूर वाला हिस्सा था उसको पृथ्वी से जोड़ दिया। जब भी किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो उसका सारा आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अभी आप केवल इतने ही याद करेंगे कि सारा आवेश पृथ्वी में चला जाता है। क्यों चला जाता है वो भी समझ में आएगा बाद में। तो यहाँ जोड़ा हमने पृथ्वी से, तो सारा प्लस आवेश कहाँ चला गया? पृथ्वी में। माइनस का आवेश नहीं आएगा क्योंकि माइनस इसके आकर्षण से बंधा हुआ है, प्लस माइनस आकर्षित है, इसलिए ये नहीं गया। उसके बाद हमने इसको पृथ्वी से डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया, तो इस पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस आवेश है। बी को फेंक दिया, अब हमारे पास ए आवेश बचा। तो ए पर कैसा आवेश बचा था? माइनस। ए पर कैसा आवेश आ गया? माइनस आवेश आ गया। शुरू में ए पर कैसा आवेश था? कोई आवेश नहीं। कुछ हमने प्रक्रिया लगाई, कुछ प्रोसेस अप्लाई किया, और उस प्रोसेस के कारण ए पर कैसा आवेश उत्पन्न हो गया? ऋण आवेश। इसी घटना को बोलते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण और इसी आवेशन को बोलते हैं चार्ज बाई इंडक्शन। तो ये तो आवेश की बात थी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड होगा। अब इसी के आधार पर कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है। पहला एग्जाम्पल ये है कि किसी वस्तु पर हमने वो प्लस 1.6 माइक्रो कूलाम, ये म्यू सी लिखा है, तो माइक्रो कूलाम आवेश दिया है। बताओ उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है। तो ये है आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा 1.6 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम के बारे में ध्यान रखना, 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम को 1 पीको कूलाम कहा जाता है और 10⁻12 कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को पहले कूलाम में बदल दिया, 10⁻6 कूलाम हो गया। Q बराबर n ही पड़ा है, n की वैल्यू यहाँ सॉल्व करो, रिजल्ट आ जाएगा। और चूँकि प्लस आवेश है ना, प्लस आवेश है तो इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। दूसरा एग्जाम्पल, किसी वस्तु पर 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए हैं, वस्तु पर कितना और कैसा आवेश उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1000 है, आवेश की मात्रा का फॉर्मूला लगाओ, Q बराबर n ही। n का मान लिखें, E का मान पता है, रिजल्ट आ गया 1.6 × 10⁻16 कूलाम। ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए हैं, इसलिए कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश। तीसरा एग्जाम्पल है 48 ग्राम कार्बन 12 में कुल धन आवेश की मात्रा ज्ञात करो। अब ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका। किसी वस्तु पर सुनो, किसी भी वस्तु में प्रोटॉनों के कारण ही धन आवेश उत्पन्न होता है। कोई भी वस्तु है अगर उस पर धन आवेश है तो वो किसके कारण होगा? प्रोटॉनों के कारण। ऋण आवेश है तो किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो प्रोटॉनों के कारण धन आवेश उत्पन्न होता है। अब आपको पता करना है कि 48 ग्राम में कितने प्रोटॉन होंगे। कार्बन के एक परमाणु में प्रोटॉन होते हैं 6, ठीक है। इसलिए 48 ग्राम में पहले परमाणुओं की संख्या निकालो। तो 48 ग्राम में परमाणु की संख्या का फार्मूला होता है पदार्थ की मात्रा ग्राम में
और उसके बाद द्रव्यमान संख्या, ठीक है, और उसके बाद फिर गुणे करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो संख्या 6.0 10⁻23 होता है, पड़ा होगा 48 ग्राम बटे 12 6 × 10⁻23 सॉल्व किया तो इतने प्रोटॉन परमाणु आ गए। ये परमाणु की संख्या, एक परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं 6, तो कुल प्रोटॉनों की संख्या निकालने के लिए 6 से गुणा कर दो, इतने प्रोटॉन हो गए। इसलिए धन आवेश की मात्रा कितनी हो गई, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। अब N के वैल्यू मालूम है, E का मान पता है, गुणा करो रिजल्ट इतना आ गया, इतने कूलाम आवेश, यही आंसर हुआ। अगला टॉपिक हो जो लेक्चर होगा वो कूलॉम्स लॉ पर होगा, उसके बेस्ड कुछ और होमवर्क दिया जाएगा आपको, उसके लिए आप सोल्यूशन करिएगा। ओके, थैंक यू।